बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 परमाणु या इंग्लिश में उसे एटम कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे परीक्षा के दृश्य से, मेडिकल एग्जामिनेशन के दृश्य से और देखेंगे कंपटीशन के दृश्य से। सभी परीक्षा उपयोगी में ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंस है और जो आपका बेसिक भी क्लियर करता है। तो यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर की स्टार्टिंग, यहाँ पर परमाणु यानी चैप्टर का नाम है, तो ये देखेंगे परमाणु की स्टार्टिंग कह सकते हैं पदार्थ से होता है। यानी कि स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं? पदार्थ से। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे द्रव्य जो होता है ये एक होता है द्रव, जो लिक्विड इंग्लिश में कहते हैं, और एक होता है द्रव। ये देखेंगे दोनों दो चीजें हैं। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं और यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर देखेंगे दोनों अलग अलग चीजें हैं, जबकि दोनों को ही तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? दोनों को भी पदार्थ के नाम से जानते हैं। दोनों को पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ देखेंगे दुनिया का प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो और जिसे हम अनुभव कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। दुनिया का प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो और जिसे हम अनुभव कर सकें, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो यानी कि जैसे पदार्थ क्या है? यानी कि मेज है, कुर्सी है, टेबल है, चाक है, डस्टर है, बोर्ड है, दीवार है, ईंट है, ये सभी क्या है? एक पदार्थ है। तो यहाँ पर अगर से बात ये किया जाए कि पदार्थ, जैसे हम यहाँ पे एक पदार्थ ले लेते हैं, यहाँ पर चाक। यानी कि ये चाक को अगर से हम कहें कि इस चाक को आप इसको तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, तो तोड़ने के बाद यानी इसको हम एक लैंग्वेज में बोलें कि अगर से कहें ये चाक किन चीज़ों से मिल करके बना, हम अगर से आपसे क्वेश्चन ये करें कि यहाँ पर चाक किन चीज़ों से मिल करके बना, तो आप क्या करेंगे? तो आप इस चाक को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो तोड़ते तोड़ते एक स्थिति ऐसी आएगी जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। तो जो लास्ट में आपका पार्टिकल बचेगा, तो आप उसी को कहेंगे इसी पार्टिकल से ये चाक बना हुआ है। यानी कि जो सबसे छोटा पार्ट हमको प्राप्त होगा जिसको हम और नहीं तोड़ सकेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? यही जो हमारा क्या है, इसी से मिल करके चाक बना हुआ है। यानी कि कोई भी अगर से यहाँ पे दीवार की बात करें या ईंट की बात करें, डस्टर की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, तो सबसे लास्ट में जो हमारा प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? ये जो छोटा से होगा, तो यानी कि उसी से मिल करके वे पदार्थ बना है। तो हमारा यह आंसर होगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक वैज्ञानिक थे थॉमसन। तो थॉमसन ने कोई एक पदार्थ को लिया, कोई भी पदार्थ को लिए, तो उन्होंने उस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े करते गए और लास्ट में जो सबसे छोटा पार्टिकल्स मिला, उस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा? उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम। उस पार्टिकल को नाम क्या दिया? एटम। यानी एटम जो है एक ग्रीक भाषा से बना है। यानी कि एटम जो है ग्रीक भाषा से बना है, जिसमें दो शब्द हैं, एक ए है, ए का यहाँ पे ए का शाब्दिक अर्थ होगा यहाँ पर ए फॉर नॉट
और यहाँ पर एटम, यहाँ पर टम TOM का मतलब हो जाएगा डिविजिबल, डिविजिबल, यानी कि ए का मतलब है यहाँ पर नॉट और यहाँ पर टम का मतलब क्या है डिविजिबल। यानी कह सकते हैं यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यानी कह सकते हैं कि ऐसा यहाँ पर एटम क्या होगा जिसको हम डिविजिबल ना कर सकें, यानी कि जिसको और खंडित ना कर सकें, वो क्या कहलाएगा हमारा एटम कहलाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं उसको पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। यहाँ पर अगर हम लिखे पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। इसका यहाँ पर देखेंगे जिसको हिंदी में यानी कि जो मातृभाषा में जिसको हम क्या कहते हैं परमाणु, यानी कि यहाँ पर ये परमाणु वर्ड हमको समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्या है। यानी कि एक बार इसको पुनः देखेंगे तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ, कोई भी एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में करते गए और जो सबसे लास्ट में सबसे छोटा पार्टिकल्स आया जिसको और डिविजिबल नहीं कर सके, तो यानी कि उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, वो क्या है एटम। एटम देखेंगे, एटम ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक ए और एक क्या, एक यहाँ पर टम। ए का मतलब यहाँ पर होता है नॉट और यहाँ पर टम का मतलब होता है डिविजिबल। तो यानी कि कह सकते हैं जिसको हम डिविजिबल ना कर सके, अर्थात जिसको हिंदी में कहेंगे पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। तो जिसको जो मातृभाषा में क्या इसे कहते हैं, एटम को परमाणु कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये परमाणु की स्टार्टिंग है। तो यानी कि यहाँ पर बात करें बाद में तीन वैज्ञानिक आए, तो यहाँ थॉमसन ने क्या कहा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको अविभाज्य, जिसको यहाँ पर अविभाज्य नहीं होता है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, उस वाली यहाँ पर एटम कहते हैं। तो यानी कि बाद में तीन वैज्ञानिक आए, तीन महान वैज्ञानिक हैं, तो जिन्होंने बताया कि यहाँ पर एटम को भी तोड़ा जा सकता है, यानी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल्स आया था, तो ये तीन महान वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि तीन छोटे छोटे टुकड़ों में किसमें डिवाइड किया जा सकता है। एक देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और दूसरा देखेंगे प्रोटॉन, और तीसरा देखेंगे न्यूट्रॉन। यहाँ पे तीन वैज्ञानिक आए थे, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो यहाँ पर थॉमसन ने बताया, और यहाँ पर प्रोटॉन को यहाँ पर देखेंगे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो यहाँ पर एक क्या है, न्यूट्रॉन का जो है चैडविक, यहाँ पर चैडविक। यहाँ पर देखेंगे ये तीन वैज्ञानिक थे जो यहाँ पर ये न्यूट्रॉन का खोज किए थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है थॉमसन ने किया, यानी कि तीनों वैज्ञानिक ने ये बहुत साल बाद, यानी कि तुरंत यहाँ पर नहीं खोज हुआ, यानी बहुत साल बाद जो यहाँ पर तीन वैज्ञानिक से बताया कि जो यहाँ पर ये एटम्स है,
एटम्स को भी डिविजिबल किया जा सकता है। किसमें किसमें डिविजिबल किया जा सकता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? यहाँ पे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पर कौन किए थे? चैडविक ने किया था। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को सिंबल में E से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P या P+ से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूट्रॉन को यहाँ पर स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश कम होता है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर जो ऋण आवेश है, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, ये क्योंकि यहाँ देखेंगे ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। और प्रोटॉन क्या होता है? ये धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन देखेंगे क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये उदासीन होता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन, जब ये तीनों लोग बताएं कि यहाँ पर एटम को और डिविजिबल किया जा सकता है, तो किसमें किसमें डिविजिबल किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इसी के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, यहाँ पर एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक मॉडल दिया गया। मॉडल यहाँ पर कोई और मॉडल नहीं, यहाँ पे साइंस में मॉडल जो इसमें उस मॉडल में, ये मॉडल में क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया गया। यानी कि यहाँ पर इसके आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, और उस मॉडल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई, यानी कि वहाँ पर ये बारे में बताया गया। तो यानी कि यहाँ पर इसमें जो सबसे पहला मॉडल कह सकते हैं, सबसे पहला मॉडल किसका था? यहाँ पे थॉमसन का मॉडल। यहाँ पर सबसे पहला जो मॉडल आता है, इसमें आता है थॉमसन का मॉडल। इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि थॉमसन का मॉडल क्या है। ठीक, अब यहाँ पर इतना नोट कर लेंगे, या यहाँ पे पदार्थ से, तो यहाँ पे किस प्रकार से पदार्थ से यहाँ पर एटम हुआ। थॉमसन ने एटम के बारे में क्या कहा? पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है, जबकि तीन और अलग और वैज्ञानिक से आए, वो क्या बताएं कि एटम्स को भी डिवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, वो डिविजिबल किया जा सकता है। ये देखेंगे, ये कुछ बहुत साल बाद जो है ये तीन वैज्ञानिक ये बताएं कि इस पर एटम में यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिविजिबल किया जा सकता है। तो इस आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया गया, जिसमें पहला चीज यहाँ पर बताया गया थॉमसन का मॉडल। इसको आप लोग नोट करेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल क्या है? तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर थॉमसन का कह सकते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल कह सकते हैं, या थॉमसन का परमाणु लिख देते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको ध्यान से सुनेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? थॉमसन ने बताया, थॉमसन ने यहाँ पर एक चीज बताया
कि जो यहाँ पर ये परमाणु होते हैं, परमाणु देखेंगे धनावेशित कह सकते हैं। ये इन्होंने ये थॉमसन जो अपने मॉडल में बताया, इन्होंने बताया कि यहाँ पर परमाणु जो होते हैं, जो परमाणु होते हैं वे धनावेशित गोला जैसा होते हैं। यानी कि जो परमाणु होते हैं वे कैसा होते हैं, धनावेशित गोला होते हैं, और जिसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे हुए। यानी कि परमाणु क्या है, परमाणु एक धनावेशित गोला है और उस गोले के अंदर धंसे हुए क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। या इसी को दूसरी भाषा में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु में यहाँ पर धनावेशित की संख्या और ऋणावेशित की संख्या, यहाँ पर जो ऋणावेशित है यहाँ पर देखेंगे ये जितना यहाँ पर धनावेशित है उतना यहाँ पर ऋणावेशित भी पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दो टाइप के यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी कि पहला चीज इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होते हैं वे धनावेशित गोला होते हैं, जिसके अंदर उपस्थित यहाँ पर ऋणावेशित यानी कि जो यहाँ पर ऋणावेश है ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे वाटरमेलन यानी कि तरबूज है, तरबूज में यदि हम तरबूज को उसको हम काटते हैं, काटने के बाद देखेंगे जो उसका रेड पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो जितने जैसे मान लेते हैं ये हमारा तरबूज है, तरबूज को जैसे हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारा मिल रहा है, जितने भी देखेंगे यहाँ पर रेड पार्ट पूरे भरे होते हैं, जितने रेड पार्ट होते हैं वो रेड पार्ट हमारा क्या होता है, वो धनावेशित होता है। और उस रेड पार्ट में जो यहाँ पर सीड पाए जाते हैं, जो सीड धंसे हुए होते हैं, वो सीड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में ये चीज बताई। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा परमाणु है। यहाँ पर इसी चीज को हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। यानी कह सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अपने निष्कर्ष में क्या निकाला, यहाँ पर हम पॉइंट वाइज लिख दे रहे हैं। यानी कि इस परमाणु मॉडल के अनुसार, इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित होगा, एक धनावेशित होगा, एक धनावेशित होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। इन्होंने पहली चीज के आधार पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर यहाँ जो परमाणु होगा, परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीच बीच में ये धंसे हुए होते हैं। तो इन्होंने अपने पहली बात में ये चीज कही। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पे परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जो दूसरी सिद्धांत इन्होंने बताया, एक तो इन्होंने बताया कि परमाणु होते हैं एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि परमाणु में जितने धनावेशित होंगे उतने भी ऋणावेशित होंगे। यानी कि कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वही चीज हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। परमाणु में
प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर या समान होती है, बराबर होती है। और एक चीज देखेंगे यहां पर तीसरी पॉइंट हम यहां पर बात करते हैं कि यानी कि यहां पर ये प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या है, ये बराबर है। कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रमाण के आधार पर, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं हो जाएगा यहाँ पर कुल धनावेश, यानी कि जितने कुल धनावेश हैं, कुल धनावेश इज इक्वल टू हो जाएगा कुल ऋणावेश, कुल ऋणावेश, यानी कि यहाँ पर जितने धनावेश होंगे उतना ही क्या होंगे, यहाँ पर ऋणावेश होंगे। तो यानी कि कह सकते हैं परमाणु का नेट आवेश क्या हो जाएगा, परमाणु का नेट आवेश, परमाणु का नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब जब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज यदि पाए जाते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो 0 हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर वही चीज हम लिखे हैं, परमाणु का नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं इसके आधार पर जब ये नेट आवेश 0 होता है तो उसके लिए थॉमसन ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसको आज भी यहाँ पर वो मान्य है, कह सकते हैं परमाणु उदासीन होता है। यानी कि जो हम इसके आधार पर क्या कह सकते हैं, परमाणु उदासीन होते हैं। थॉमसन ने ये पॉइंट बहुत ही अच्छा कहा जो आज भी ये लागू होता है। परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट इन्होंने बताया जो आज ये लागू होता है। तो और देखेंगे यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कमी भी रहेगी, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की खोज के पश्चात तो इनके नियम में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो ये तो था इनके परमाणु मॉडल की जो अवधारणा था वो कह सकते हैं उसकी कमियां क्या रह गई थी। तो यानी कि यहाँ पर सबसे खुशी की बात है परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये हमको पूर्ण रूप से इसको याद रखना। और इस परमाणु मॉडल में कमी क्या रह गई थी उसको देखते हैं। यानी कि यहाँ पर आगे हम डाल दे रहे हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल में कमी, डायरेक्ट हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं कमी। इस परमाणु मॉडल में क्या कमी रह गई, यानी कि न्यूट्रॉन के खोज के बाद, यहाँ पर कह सकते हैं न्यूट्रॉन के खोज के बाद उसकी स्थिति, यानी कि उसकी परमाणु, न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु में स्थित न्यूट्रॉन की, यहाँ पर परमाणु में स्थित न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं हो पाई। ये जो है देखेंगे ये इस थॉमसन के परमाणु मॉडल में एक कमियां रह गई, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि जानकारी नहीं बता पाए थे या इसको जैसे नहीं बता पाए थे। यहाँ पर यानी कि ये हमारे यानी सबसे खुशी की बात क्या थी कि परमाणु उदासीन होते हैं जो आज भी मान्य है। और उस परमाणु में कमियां क्या रह गई, न्यूट्रॉन की
खोज के बाद परमाणु में स्थित न्यूट्रॉन की जानकारी बता नहीं पाए। यहाँ पर जानकारी नहीं बता पाए थे, तो इस कारण से यहाँ पर ये नियम यहाँ पर क्या हो गया, फेल। यानी कि इन्होंने इतना तो बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में उसकी स्थिति की विवेचना नहीं कर पाए थे। तो इस कारण से यहाँ पर कई सालों बाद जो है तो एक प्रयोग हुआ, जिसमें तो उस प्रयोग का नाम है रदरफोर्ड का अल्फा परिकीरण प्रयोग। यानी कि इसको यहाँ पर ये जानकारी को दूर करने के लिए कई सालों बाद जो है रदरफोर्ड का अल्फा परिकीरण प्रयोग, जो हमारा अगला हेडिंग होगा रदरफोर्ड का अल्फा परिकीरण प्रयोग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। यानी कि यहाँ पर कुछ सालों बाद जो है रदरफोर्ड का अल्फा परिकीरण प्रयोग हुआ, जिसमें उसके बारे में यहाँ पर न्यूट्रॉनों की स्थिति के बारे में यहाँ पर पता चला बाद में। यानी कि अगला हेडिंग हमारा होगा रदरफोर्ड का अल्फा परिकीरण प्रयोग, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।